Okay, so today we are going to do more past papers, स्पेसिफिकली पेपर 2 करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे 9 से 1 की तरफ, एयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। जैसे ये 2014 का है, दैन 15, 16 और जिस जिस ईयर में स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन आए तो वहाँ तक फिर हम लोग करेंगे, और जो लास्ट ईयर होगा उसके बाद से फिर हम लोग ईयरलीज में वो चीज़ कवर कर लेंगे। ये टॉपिकल्स हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 है, मई जून। ओके, इसको रीड ऐसे करते हैं कि ये मई जून लिखा हुआ होता है बेसिकली, मतलब समर वेरिएंट है ये। 14 इज़ द ईयर 2014। पेपर 2 1 मतलब पेपर 2 का वेरिएंट 1 है। डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं 1 2 3, तो ये वेरिएंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, and more specifically part B. Alright, so the first question is the volume of a gas changes if the pressure is increased. So ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। Volume of a gas changes if the pressure is increased, we know, or the temperature is increased. अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज़ मतलब वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, गैस का। वी हैव लर्न दिस कि अगर जैसे टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, बट इसकी कंडीशन ये होती है कि प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रेशर एंड वॉल्यूम का भी रिलेशन होता है, एंड दैट इज़ इनवर्स। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन ये होती है कि आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, वी हैव लर्न दिस। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव का मतलब होता है रीजनिंग, वर्ड्स की फॉर्म में बताएं, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स की फॉर्म में बताएं। अभी फ़िलहाल रीजनिंग का बोला हुआ है क्वालिटेटिवली। द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ़ द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा, ये कोई ना कोई एक चीज़ कांस्टेंट रखेंगे ऑब्वियसली, और फिर किसी एक की वजह से दूसरे पे इफ़ेक्ट बताना पड़ेगा हमें। तो इंक्रीज़ करने से प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। वी ऑल नो दिस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम decreases. Why volume decreases? As pressure is inversely proportional to volume. आगे मेंशन भी कर देते हैं। अच्छा, दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स, ओके। तो हर एक पॉइंट का 1 मार्क होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एक बात लिखी हमने तो उस पर 1 मार्क मिलेगा। सेकंड मार्क के लिए क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हम लोग ये लिख लें कि ऑब्वियसली वी नो कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, लेट्स से ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स का जो वो होगा, लेट्स से हम लोग प्रेशर चेंज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे। वी हैव दिस पिस्टन। अब मैं इस पिस्टन को नीचे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास गैस है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे लेट्स से अब क्या हुआ कि जो बॉक्स है यहाँ, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आ गए। तो वी कैन राइट कि जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आ गए हैं एक दूसरे से,
इसकी वजह से जो वॉल्यूम है और कम हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। तो वी कैन राइट के पार्टिकल्स come closer to each other, ये स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस, ये भी लिख सकते हैं। कुछ भी वर्डिंग हो, अपनी वर्डिंग हो, बस पॉइंट राइट होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि अगर कोई ये लिख दे कि स्पेस कम हो गई, स्पेस इज स्मॉलर, या फिर स्पेस डिक्रीजेस, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। वर्डिंग्स कैन बी चेंज, बट जो आइडिया है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर द सेकंड मार्क। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली, अगेन क्वालिटेटिवली बताना है हमें। व्हाट द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर on the volume of a gas if the pressure remains constant. वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? प्रेशर इज़ कांस्टेंट, राइट? तो वी ऑल नो कि प्रेशर और टेम्परेचर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज़ अगेन फॉर 2 मार्क्स, मतलब 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि होगा क्या, होगा ये कि वॉल्यूम विल इंक्रीज as temperature is directly proportional to volume. T is directly proportional to volume. This is for 1 mark. और फिर सेकंड मार्क किस चीज़ का, कि पार्टिकल्स, अच्छा क्यों होता है वॉल्यूम इंक्रीज़? क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, वो कोलिजन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करने लगते हैं और पुश करने लगते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं, तो दैट्स वाई वॉल्यूम उनका इंक्रीज़ हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे स्प्रेड आउट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो दूर हो जाते हैं। ये वर्ड काइनेटिक एनर्जी भी लिखना नेसेसरी है और स्प्रेडिंग भी उनकी बताना नेसेसरी, क्योंकि स्प्रेडिंग बताने का मतलब ये है कि यू नो कि काइनेटिक एनर्जी के बाद जब वो स्प्रेड होते हैं उसी की वजह से तो वॉल्यूम बनता है, बढ़ता है, सॉरी, दैट इज़ द मेन कॉज। एंड अगर कोई इशू नहीं है, अगर यहाँ लाइन में अगर आपकी स्पेस ख़त्म हो गई तो यू कैन राइट बिलो इट, ओके, देयर इज़ नो इशू। और हाइलाइटर्स अलाउ नहीं होते एग्ज़ाम में, तो आई एम यूजिंग हाईलाइटर ओवर हेयर, लेकिन एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होते। आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स, लाइक जो भी है ये है इस टाइप के, ओके। लेट्स मूव ऑन टू 8. A student set up a tube as shown in the diagram. ओके, अब ये ट्यूब तो हमने मल्टीपल टाइम्स देखी हुई है कि एक साइड पे उन्होंने कोई एक चीज़ कॉटन में डिप की हुई होती है, दूसरी साइड पे कोई दूसरी चीज़ कॉटन में डिप करके रखी हुई होती है। तो एक साइड पे उन्होंने हाइड्रोब्रोमिक एसिड और एक साइड पे एक्वस अमोनिया। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट आर दीज थिंग्स। जिस तरीके से कोर्स प्रोग्रेस करेगा, आगे चैप्टर्स आते जाएंगे, यू विल इवेंचुअली नो कि अमोनिया NH3 होता है, राइट। और ये जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ नथिंग बट HBr। तो अभी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ इज़ ही राइटिंग HBr और फार्मूलाज जस्ट बाय लुकिंग एट द नेम्स। तो यू विल ऑल्सो राइट लाइक दिस, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ, जस्ट डील विद इट, कि आप उसी को देख के लिख के फिर एनालिसिस करें, लेकिन बाद में फिर आप लोग खुद ही करने लगेंगे।
वो उस पर वी हैव अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, तो डोंट वरी, ठीक है। कंसनट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, अभी तक हमें पता है हाइड्रोजन इज़ H एंड ब्रोमाइड हम Br लिखते हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट HBr, सिंपल कंबाइन करके लिख दिया। अमोनिया NH3 होता है। ओके, सो डो नॉट वरी अबाउट इट कि ये फार्मूलाज किस तरीके से लिख रहे हैं, यू विल ऑल्सो बी एबल टू राइट लाइक दिस, ठीक है। यू विल लर्न एज द कोर्स विल प्रोग्रेस, सो डोंट वरी। अभी फ़िलहाल जस्ट रिमेंबर कि ये होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सॉलिड अमोनियम ब्रोमाइड अपेयर्ड ऑन द वॉल्स ऑफ ट्यूब एट पॉइंट X। ओके, सो ये पॉइंट X है कहाँ, इन्होंने आई थिंक मिस प्रिंटिंग हुई है या फिर स्कैन करने में कोई इशू होगा, ये होगा पॉइंट X, क्योंकि इधर उन्होंने दिखाया हुआ है कि वॉल्स पे देयर इज़ समथिंग। यूज़ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस रिजल्ट। अब वो ये कह रहे हैं कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को यूज़ करते हुए बताएं कि हुआ क्या होगा। वी ऑल नो कि यहाँ से जो HBr गैस है वो रिलीज़ भी होगी, और यहाँ से जो अमोनिया है NH3 वो रिलीज़ भी होगी, और ये दोनों ट्रैवल करते करते इवेंचुअली यहाँ पे ये मीट करिए। लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर। अमोनिया लेट्स से इधर आई, NH3 यहाँ पे आके जैसे ये मीट करिए तो दिस पॉइंट पे X पे हमें अमोनियम ब्रोमाइड जो है वो अपेयर होना दिख गया। अब वो ये कह रहे हैं कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को यूज़ करते हुए इस रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करें। वी ऑल नो डिफ्यूजन भी है, लेकिन डिफ्यूजन में अभी तो ये लग रहा है कि अमोनिया ज़्यादा डिफ्यूज़ है, राइट। तो अमोनिया का जो MR है उसको कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू HBr, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अमोनिया का MR जो है नाइट्रोजन इज़ 14 एंड हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है। अभी 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज़ 17। ओके, HBr, H is 1 and Br is, let's look at in the periodic table, Br is 80. Wow, that's a lot. 80 बहुत है। 1 plus 80 that is 81। तो ऑब्वियसली जो ओके इधर लिख रहा था मैं 81। I was saying कि 17 is smaller than 81, जिसकी वजह से अमोनिया जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और HBr ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब भी HBr के करीब पॉइंट X अपेयर हुआ है, ठीक है। तो वी वांट टू राइट डिफ्यूजन occurs in this setup, okay, in this setup मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का बोला है तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में दो मेन बातें हैं, मॉलिक्यूल्स और लेट्स से पार्टिकल्स मूव इन random motion and are continuously moving, या ये भी लिख सकते हैं they are in continuous motion, ठीक है। रैंडमली मूव कर रहे हैं और कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे। एंड और क्या लिखें दिस, इसके लिए तो 2 मार्क्स हो गए। डिफ्यूजन अकर्स इन दिस सेटअप, फर्स्ट मार्क के डिफ्यूजन हो रही है, दूसरा मार्क के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडम में। तीसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट X जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड के पास आया, मतलब लेफ़्ट पे अपेयर हुआ है, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि MR ऑफ HBr इज़ ग्रेटर देन MR ऑफ अमोनिया, ये बात हम लिख सकते हैं। एंड डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। कोशिश क्या करें 1-2 पॉइंट्स और लिख दिया करें ताकि अगर कोई एक पॉइंट गलत हो तो एग्जामिनर दूसरे पॉइंट
पे आपको मार्क अवार्ड कर दे। तो इवेंचुअली 5 to 6 बातें लिख दिया करें, एंड अगर 4 मार्क्स का है 2 बात गलत हुई तो रिमेनिंग 6 में से जो 4 करेक्ट होंगी तो आपको स्टिल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए कोई बात, ठीक है। डिफ्यूजन की एग्जांपल क्या है, नेट मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। एक और बात हम ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट एक्स इज फॉर्म्ड क्लोजर टू HPR because MR of HPR is greater than MR of ammonia। अच्छा, थोड़ी क्लैरिटी भी लिख दें कि इससे होगा क्या। अभी तो हमने बताया कि ग्रेटर है ना, इससे होगा क्या, अमोनिया विल डिफ्यूज क्विकली। ये बात हो गई, ठीक है। ये फास्ट मूव करेंगे, MR का भी बता दिया हमने, कंसंट्रेशन का भी बता दिया, रैंडमली भी बता दिया, डिफ्यूजन भी हो रही ये भी बता दिया, एंड आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट बी। अ गैस सिरिंज इज फिल्ड विद 70 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसी भी यूनिट पे क्यूब हो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लाइक दिस। तो वो यूनिट होता है वॉल्यूम का। गैस सिरिंज, एक गैस सिरिंज है, उसको 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया से फिल कर दिया गया है। द प्रेशर ऑन द प्लंजर इज़ इंक्रीज। ओके, प्रेशर अभी तक मैं जिस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा था वो एक पिस्टन लगा हुआ था, एक मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन मतलब वो पिस्टन मूव हो सकता है। मैंने उस पर फोर्स लगाई, पिस्टन मूव हो गया, नीचे चला गया। गैस सिरिंज में यहाँ पे प्लंजर होता है, जस्ट लाइक सिरिंज। नॉर्मल सिरिंज जो होती है इंजेक्शन, उसमें यहाँ प्लंजर होता है। उसको जब आप पुश करते हैं डाउन तो ये चीज़ मूव करती है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है ऑब्वियसली, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जिस तरीके से मैं पिस्टन को यहाँ मूव करके पार्टिकल्स को क्लोज ला रहा था, वैसे यहाँ पे प्लंजर का रोल है। द टेम्परेचर डज नॉट चेंज बट द वॉल्यूम इन द सिरिंज डिक्रीजेज टू 60 वॉल्यूम डिक्रीजेज। ओके, वी ऑल नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज़ करने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, 70 से 60 पे चला गया। यूज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम डिक्रीजेज। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर 1 मार्क, बट स्टिल आई वुड से कि 2 बातें ही लिखते हैं, बेहतर है, ठीक है। और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बतानी है इसमें, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्यों डिक्रीज़ हुआ। यू कैन राइट के वॉल्यूम, अच्छा उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, तो एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है कि वॉल्यूम के साथ क्या हुआ प्रेशर इंक्रीज़ करने पे, ही नोज़ दैट, बट वो ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो यू कैन राइट इंक्रीजिंग, वो बात भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द प्रेशर डिक्रीजेज द वॉल्यूम, बट ये ऑलरेडी नोज़ ना, यहाँ पे उसने लिख दिया, बट लिख सकते हैं। और फिर आगे लेकिन ये भी लिखना लाजमी है, इंक्रीजिंग प्रेशर increases or let's say pushes particles close to each other। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे जो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से पहले वो इधर स्प्रेड हुए थे, क्योंकि अमोनिया गैस है ना, गैस तो पूरा कंटेनर को फिल कर लेती है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो लेट्स से अभी इसने इतने रूम को ऑक्यूपाई किया हुआ, ओके। मैंने जब इसको पुश डाउन किया, जब ये पुश डाउन हुआ, तो अब जो गैस पार्टिकल्स हैं ऊपर वो थोड़े नीचे आ गए। जब वो नीचे आ गए तो
जो कोलिजन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया और प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। बेस्ट प्रैक्टिसेस के कोई भी नोटबुक रजिस्टर आप अपने साथ रख के इनके जो आंसर्स हैं इसको नोट डाउन करें। एंड आई विल अपलोड दिस PDF, अनसॉल्व भी कर दूंगा एंड सॉल्व वर्जन्स भी मैं कर दूंगा। सो काइंडली वहाँ से भी जाके आप लोग कर सकते हैं, अनसॉल्व खुद ट्राई करें, फिर कंपेयर कर लें आंसर्स, कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो देख लें, दे विल बी अपलोडेड। एंड इस तरीके से ये होता है कि प्रैक्टिस बेस्ट होती है। बट लुकिंग एट मी सॉल्विंग, इससे इतनी प्रैक्टिस नहीं होती अच्छी, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि भूल जाते हैं चीज़ें इस वजह से। तो काइंडली ट्राई टू डू इट सो दैट यू विल रिमेंबर। अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 2 वेरिएंट 2 के जो पाकिस्तान का एंड कराची का जो वेरिएंट है, मतलब पाकिस्तान का वो वेरिएंट 2 है और वेरिएंट 1 फिर अलग अलग जोन के हैं। जोन 4 में यस आता है पाकिस्तान, कराची, तो इस वजह से इसका जो वेरिएंट है वो 2 है। सो दिस इज़ फ्रॉम द पेपर। 2 पेपर्स होते हैं, एक समर सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, और जैसे अक्टूबर नवंबर सेशन और मई जून सेशन, नॉट ऑलमोस्ट विंटर लेकिन अक्टूबर नवंबर और मई जून। तो दिस इज़ फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 5। Two students set up tubes as shown. कॉटन वूल उन्होंने सोक की हुई है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो का मतलब H, क्लोरिक का मतलब C, नथिंग बट HCl। हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रो का मतलब H प्लस ब्रोमिक का मतलब Br, HBr। ओके, कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड का मतलब ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। वी विल गो इनटू डिटेल कंसनट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, बट अभी फ़िलहाल ये समझेंगे बहुत ज़्यादा सोक किया हुआ इन्होंने। ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम्स होते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्यूम्स होते हैं, एंड HCl। 4 minutes after setting up the experiment, the litmus paper in tube 1 turns red, और 7 minutes after setting up the experiment, the litmus paper in tube 2 turns red। 2 और 1 दोनों में जो लिटमस पेपर है वो रेड हो रहा है। अच्छा, लिटमस पेपर क्या होता है? ये जो हाइड्रोक्लोरिक है और हाइड्रोब्रोमिक है ये एसिड्स हैं, ठीक है। एसिड क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन एक्ट एज एन एसिड, हाइड्रोजन होने की वजह से वो चीज़ एसिडिक हो जाती है। एसिड क्या करता है? लिटमस पेपर इज समथिंग, एक पेपर होता है, उसको जब ये यहाँ पे रीच करेगा ना लिटमस पेपर पे, जैसे ही इसको टच करेगा तो उसके साथ रिएक्ट करके इस लिटमस पेपर को ब्लू बना देगा। तो ब्लू से रेड, ब्लू टू रेड कर देगा। और जैसे ही लिटमस पेपर रेड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो गैसेस हैं वो एक एंड से यहाँ पे पहुँच गई हैं, और फिर हम लोग टाइम अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया होगा तो उस टाइमर स्टॉप कर देंगे, जैसा कि इन्होंने किया है। तो जो ऑब्जर्वेशन थी स्टूडेंट की वो ये थी कि जो ट्यूब 1 है उसमें लिटमस पेपर रेड हुआ 4 मिनट्स में, और जो दूसरा है उसमें रेड हुआ 7 मिनट्स में। दैट मीन्स इन ट्यूब 2 इट टुक लॉन्गर फॉर HBr टू रीच दिस लिटमस पेपर। ये देर से पहुंचा, और अगर ये देर से पहुंचा, ये देर से डिफ्यूज़ हुआ,
दैट मीन्स इसका MR ज़्यादा होगा। ये कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम लोग। HBr, H is 1, Br is 80, अभी देखा था हमने 81। HCl, H is 1, chlorine is 35.5, this is 36.5। as you can see 81 is greater, तो ट्यूब 2 में ज़्यादा टाइम लगेगा, और वही हुआ 7 मिनट्स लगे, और ऊपर 4। यूज़ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द गैसेस मूव थ्रू द ट्यूब। सो कह रहे हैं कि गैसेस मूव किस तरीके से करती हैं इन द ट्यूब। तो गैसेस तो रैंडम मूव करती हैं, रैंडम, और डिफ्यूजेस अब अगेन 2 मार्क्स का, तो ये लिख लेते हैं नेट मूवमेंट of particles from higher concentration to lower concentration। ठीक है, ये 3 बातें हमने लिख दी। डिफ्यूजन, रैंडम, कंटिन्यूस मूवमेंट भी लिख सकते हैं, लिख भी देता हूँ मैं, कंटिन्यूस। ओके, काम करते हैं, फिर डैश लगा के यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यूस मूवमेंट, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, नीचे लिखने में बेस्ट ये है कि लाइन के अंदर ही लिख लें, वरना देयर इज़ नो इशू एट ऑल। Why the gases take different times to reach the litmus paper? Why? क्योंकि MR ही different है, their MR relative molecular mass is different। Simple। This is for only 1 mark, तो हम लोग ये लिखेंगे। ज़्यादा मार्क्स को होता है बता देते हैं कि HBr का 81 है, HCl का 36.5 है, HBr का MR ग्रेटर है HCl से, दैट इज़ वाई वो देर से पहुंचा, 7 मिनट्स लगे उसको। बट नॉनदलेस अभी तो 1 मार्क का है, तो देर इज़ नो इशू। A gas syringe is filled with 80 centimeter cube of hydrogen chloride gas at 20 degree। HCl को उन्होंने स्टोर किया है at 20 degree, दिस इज़ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में गिवन है। डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का यूनिट होता है, डिग्री इज़ दिस एंड सेल्सियस सी। ठीक है, द सिरिंज इज़ प्लेस्ड इन सम हॉट वाटर एट 50। अब उन्होंने किया क्या कि 20 डिग्री को लेके एक हॉट वाटर किसी बीकर में लिया और उसके अंदर सिरिंज को रख दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर increases, the atmospheric pressure does not change but the volume of the gas in the syringe increases to 88। वो ये कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल का मतलब ये कि कोई बाहर से तो नहीं लगा रहा ना, कोई प्लंजर को प्रेस तो नहीं कर रहा, अंदर नहीं कर रहा, तो जो प्रेशर होगा वो सिर्फ बाहर सराउंडिंग की वजह से होगा, एंड उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर लगा रही है, हम पे भी एटमॉस्फेयर लगा रही है 180 m 101.325 पास्कल, ये हम पे भी प्रेशर लग रहा है, हर किसी पे लग रहा है एट सी लेवल। ठीक है, ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है वो अभी स्प्लेंजर पे भी लग रहा होगा, इधर। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं हुआ और कोई स्प्लेंजर को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, कोई इसको चेंज भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स प्रेशर इज़ कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स they are trying to say pressure is constant। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो स्प्रेड होंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वही हुआ 80 से 88 हो गया। Use the kinetic particle theory to explain why the volume increases।
we are gonna write as temperature increases. Again, क्योंकि kinetic particle theory है, you must mention kinetic energy. Kinetic energy increases you can mention volume decrease हो जाता volume increase हो जाता है because it is directly proportional. Particles move out, या स्लैश डाल रहा हूँ, दोनों बातें लिख सकते हैं. Spreads and hence and space between them increases, due to which volume increases. All right. Moving towards 6, a bottle of प्रोपाइल इथेनॉइड. प्रोपाइल इथेनॉइड हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ये क्या चीज़ है, इससे हम एस्टर कहते हैं. ये परफ्यूम्स में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है. इज ओपन इन अ रूम, सम ऑफ द प्रोपाइल इथेनॉइड evaporates and then diffuses into the room. The table shows some information about different esters. Okay, different esters. ये बहुत सारे एस्टर्स दिए हैं इन्होंने और उनका फार्मूला लिखा हुआ है क्या क्या है, और MR भी कैलकुलेट किया है. ओके, they have done it for us. Which ester has the greatest rate of diffusion at room temperature and pressure? किसका कौन सबसे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगा, वो जिसका MR सबसे कम होगा. और इनमें से कौन सा है, दैट इज़ 60. जस्ट राइट द नेम फ्रॉम अबव. एक्सप्लेन योर आंसर. आंसर एक्सप्लेन किस तरीके से करें कि मिथाइल methanol हैज़, अब लोएस्ट लिखेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट मतलब टॉप, जो सबसे ज़्यादा जल्दी हो, तो दैट्स वाई लोएस्ट relative molecular mass MR. ठीक है, 7 हो गया. 5 copper 2 sulfate is an ionic compound. Describe the arrangement. We will learn this later. अभी इसको लीव कर देते हैं इस क्वेश्चन को. Let's move on. The periodic table arrangement, the periodic table is an arrangement of elements in groups and periods. ठीक है, we know कि periodic table एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं periodic table. And ये जो होते हैं वो periods होते हैं, period 1, period 2, 3, 4, 5, 6, 7. और ये जो होते हैं ये ग्रुप होते हैं, ये लिखे में भी 1, 2, बीच का ये काउंट नहीं करते, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, और एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं. एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स फॉर्म में होते हैं. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस. गैसेस कह दिया ना, तो गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो हैं वो O2 फॉर्म में होती हैं, क्लोरीन O2 फॉर्म में होती हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंस बताना है इन दोनों के रेट में. तो सबसे पहले रेट में डिफरेंस बताने के लिए ऑफ डिफ्यूजन MR कैलकुलेट करना पड़ेगा. O2 का MR होता है 1 का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है. यू कैन लुक इट, एक ऑक्सीजन का 16,
ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर होता है, नीचे वाला बेसिकली AR होता है। एलिमेंट के लिए AR कहते हैं और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के लिए MR कहते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन के का 16 है, यहाँ पे 2 हैं तो 2 दफ़ा ऐड करेंगे। और N2 एक के लिए एक का अगेन 14 होता है, यहाँ पे 2 हैं 28। तो किसका ग्रेटर है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज स्लोली as compared to nitrogen. Let me remove this. इसको कर देता हूँ। As compared to nitrogen because it has greater relative molecular mass. It is best to write full form और फिर आगे ब्रैकेट में MR लिखना है, ठीक है। तो इस वजह से अब अदर वे अराउंड भी लिख सकते थे कि जो नाइट्रोजन है वो डिफ्यूज़ होगी क्विकली क्योंकि नाइट्रोजन का जो MR है वो कम है, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, दोनों बातें लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ। ओके, कहाँ लिखें? यहाँ लिख देता हूँ। नाइट्रोजन विल diffuse quickly as compared to oxygen. So kindly don't do this in real exam. वैसे वहाँ पे तो स्पेस होती है बट दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में नहीं लिखिएगा अभी। तो खैर इनमें से कोई एक आंसर लिखेंगे आप लोग तो इट इज़ गोइंग टू बी फाइन, बट स्टिल nitrogen will diffuse quickly as compared to oxygen because it has lower relative molecular mass and it is great to mention it also 28. it is really great, ठीक है। यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ 32। ऑलराइट, और यहाँ पे स्लैश डाल दिया मैंने कि दोनों बातें लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन 3, द पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ओके, PH3 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, PH3। Describe and explain the difference in rate of diffusion of the gases ammonia and phosphine at the same temperature and pressure. कौन किसका रेट ज़्यादा है किसका कम है? लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट MR ऑफ बोथ ऑफ देम। अमोनिया इज NH3, 14 + 3 और 1। अच्छा, 1 हाइड्रोजन का होता है, 3 हैं तो 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेम ओवर हेयर, P इज़ फॉर फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस का होता है 31 + 3 टाइम्स अगेन, सो ये हो जाएगा 34। तो अमोनिया विल diffuse quickly as compared to phosphine let me do it a bit down because it has lower relative
molecular mass mr and that is 17. आप लोग अदर वे अराउंड भी लिख सकते हैं कि फॉस्फाइन विल, लेट मी राइट इट वेयर, स्पेस नहीं है, ओके इधर लिख देता हूँ। लेट मी जस्ट हियर, ठीक है। तो अदर वे अराउंड भी लिख सकते हैं। I'm adding it over here. Phosphine will diffuse slowly as compared to ammonia because it has greater relative molecular mass mr and that is M34. ओके, एंड इनमें से कोई एक बात लिखनी है अगेन, so it's your choice. This question is about, okay, this is from October November 2020, paper 2 variant 1 question 4a. This question is about halogens and halogen compounds. Now what is halogens? Halogens देखेंगे हम लोग क्या होते हैं, बट halogens हम लोग इस ग्रुप को कहते हैं ग्रुप 7 को। ये जो ग्रुप है ये इसे हम हेलोजेंस कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये सारे हेलोजेंस कहते हैं इन सबको, हेलोजन का ग्रुप है ये। तो वो ये कह रहे हैं कि ड्रॉप ऑफ ब्रोमीन, अभी ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन लिक्विड वॉज प्लेस्ड इन अ सील्ड ग्लास जार, एक ग्लास जार है जो हमने MCQs में देखा है, कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर इन्होंने एक ड्रॉप डाल दिया ब्रोमीन का, लेट्स से वो ड्रॉप इधर है, और एंड द ग्लास जार इज सील्ड, ऊपर बंद है। It is sealed, right? After a time the color of bromine had spread throughout the jar. Obviously वही कह रहे हैं कुछ टाइम बाद पूरे जार में कलर स्प्रेड हो गया। वाई? बिकॉज डिफ्यूजन अकर, तो लिख देंगे डिफ्यूजन occurred, net movement of particles from higher concentration to lower concentration। और क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड कंटिन्यूसली। और क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो, आई थिंक दिस इज इनफ। डिफ्यूजन का भी लिख दिया, पार्टिकल्स की मूवमेंट का भी लिख दिया, रैंडम एंड कंटिन्यूस का भी लिख दिया। 3 points for 3 marks, ठीक है। एंड नॉर्मल लेट से एक और बात ये भी लिख देते हैं कि मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो मिक्स हो गए हैं, कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगेन नो नीड बट स्टिल राइट एज मच एज यू कैन, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना गुड है।
Okay, so this is the last. October November 2020, paper 2, variant 2. Question 3. A drop of black ink is placed at the bottom of a beaker of water. एक वाटर का बीकर है. I mean, you can also do it at home. कोई भी एक कंटेनर में वाटर फिल हुआ हुआ है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, ब्लैक इंक्स के ड्रॉप्स डाल दिए. आफ्टर अ टाइम द कलर ऑफ द इंक स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर. अच्छा, ये डिफ्यूजन इन वाटर हो रही है, मतलब डिफ्यूजन इन लिक्विड हो रही है. एंड द डिफ्यूजन इन लिक्विड इज़ पॉसिबल, ऑल दो स्लो होती है लेकिन इट इज़ पॉसिबल. तो एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. अगेन सेम स्टफ. डिफ्यूजन अकर्ड, net movement of particles from higher concentration to lower concentration, and you can also write particles move and collides with each other. मिक्सिंग लिख सकते हैं, मिक्सिंग. ऑफ पार्टिकल्स हो रही है. और रैंडम भी लिख सकते हैं, रैंडम एंड कंटिन्यूस मोशन, या फिर स्लैश स्टाइल की मूवमेंट, एनीथिंग, ये भी लिख सकते हैं. कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है. इन okay. Part B. In the past, ink was made from a mixture containing iron 2 ions. Iron Fe होता है 2+ and tannic acid. Describe a test for iron 2 ions. We will leave this, बाद में देखेंगे test for ions. Then हम लोग इस सवाल को कर पाएंगे, this question को. Again write the ionic equation. Part 2 of B is again you're gonna leave it. अभी तक हमने नहीं देखी ionic equation. तो sometimes ऐसे ही होता है कि part 1 is about one chapter, part 2, 3, 4 are of different chapters. Obviously in the end combined paper जब आता है तो सारे chapters की knowledge को use करके बना होता है, that's why. After a time the ink fades because of a hydrolysis reaction. Now what is this? पानी के अंदर डाला है तो पानी के अंदर obviously H2O होता है. H2O रिएक्ट कर जाता है एक, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जो कि कैटेलाइज का मतलब स्पीड बढ़ाना, ये भी हम पढ़ेंगे. बाय एसिड्स स्टेट हाउ कैटेलाइज इंक्रीजेस. और वो यही पूछ रहे हैं कि कैटेलाइज जो इंक्रीज़ करता है केमिकल रिएक्शन को, वो कैसे करता है. तो वो ऐसे करता है कि डिक्रीज़ कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी. ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू राइट इट नाउ, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर नाउ. पढ़ेंगे बाद में, ज़रूर करेंगे भी फिर. वन अदर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. लीव दिस, ठीक है. अब जो रिमेनिंग 21 ऑनवर्ड्स हैं देन वो करेंगे फिर हम लोग एयरलीज में. एंड आई हैव मोर क्वेश्चंस इसके इस पे. देयर विल बी वन मोर वीडियो. इट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट, आई थिंक ज़्यादा नहीं होंगे. सेक्शन ए है ये, तो सेक्शन बी में है, डाउनवर्ड्स होंगे. ऑलराइट, तो वो करेंगे हम लोग. एंड देन वी गोना मूव टू न्यू चैप्टर
न्यू लेक्चर्स। टिल देन स्टे सेफ। और फिर उसके बाद हम लोग उसके भी पास पेपर्स करेंगे एंड इन दी एंड फिर ईयरलीज करेंगे 21 ऑनवर्ड्स टिल डेट, ठीक है, 26 या फिर 27 जैसे आएंगे। काइंडली प्रैक्टिस दिस 2 to 3 टाइम्स एंड वीडियोस के साथ साथ नोट डाउन करा करें, इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस एंड स्टे सेफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।